हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं, आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम वालों के लिए है। साइंस की बात करें तो क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13वां है। और हमारा अध्याय क्या है, पूरा एक ही वीडियो हम आपको देंगे। आप पूरा नोट्स बना लीजिएगा। बायोलॉजी खत्म हो गई, आज फिजिक्स का खत्म हो जाएगी, फिर आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी पूरी। ठीक है, हर एक वीडियो में एक ही वीडियो में दे रहा हूँ और इसमें सभी आपको चीज़ों को कवर किया गया है जो कि आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर लेना है, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, अन्य सभी तैयारी सबसे अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो आपका अध्याय है, यह होता क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि किसी अगर चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार एक चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव को, इसी विद्युत धारा के जो प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ आ रही है। फिर अगला आता है आपका ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड का प्रयोग फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ये ऑस्टेड का प्रयोग है क्या, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव पाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह किसने बोला था, यह ऑस्टेड ने बोला था। और हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। चित्रानुसार देखें तो एक चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक रखी गई है। जो चित्रानुसार देखें तो ये हमारे सुई है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक क्या की गई, रखी गई है। सुई के ऊपर तथा इसके समांतर एक तांबे का तार है। देखिए सुई के ऊपर यहाँ पे है एक समांतर क्या है, तार है। जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही चुंबकीय सुई घूमने लगती है। जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यह साउथ से नॉर्थ होते हुए क्या होने लगेगी, टर्न होने लगेगी, यानी कि घूमने लगेगी। यदि तार को सुई के ऊपर न रखकर नीचे रखे तो सुई विपरीत दिशा में घूमती है। फिर नॉर्थ से साउथ, अभी तो साउथ से नॉर्थ हो रही है, अब नॉर्थ से साउथ जाने लगेगी तो सुई उल्टा दिशा में घूमने लगती है। चूंकि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय क्षेत्र में ही घूमती है, अतः स्पष्ट है कि तार में विद्युत धारा के बहने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस कारण चुंबकीय सुई घूमती है। ठीक है, अब अगला आता है एम्पियर का तैरने का नियम। ये एम्पियर का तैरने का नियम क्या है, जो एम्पियर का तैरने का नियम है वो क्या है। तो यदि हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति तार के साथ साथ विद्युत धारा की दिशा में इस प्रकार तैर रहा है कि उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो, तो सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। इसकी सहायता से विद्युत धारा की दिशा ज्ञात है, तो सुई के घूमने की दिशा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा। ये चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबक प्रभाव का अनुभव किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी दंड चुंबक के निकट एक चुंबकीय सुई को विभिन्न स्थानों पर रखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में यह सुई का एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। जो सुई रहती है वो किधर ठहरेगी, एक निश्चित दिशा में ही ठहरती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा हैं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी चुंबक पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि क्या होती हैं? असंभव हैं। तीसरी पॉइंट में बात करें तो चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं और ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है तथा बल रेखाएं भी परस्पर दूर दूर होती जाती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। अब है यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने कितने नियम हैं? दो। पहला जो है नियम वो है आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच की घूमने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होती है? दिशा होती है। दूसरा आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो यदि हम दाएं हाथ में विद्युत धारा ले जाने वाले तार इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां तार पर लिपटी हों, वह अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई उंगलियां की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगला यहाँ पे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है तथा उसकी दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। इसका कारण केंद्र पर बल रेखाओं का समांतर होना है। अगला है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी परिनालिका की अक्ष पर बल रेखाएं अक्ष के लगभग समांतर होती हैं तब बहुत पास पास होती हैं। अक्ष पर बल रेखाओं का समांतर होना यह बताता है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान है। रेखाओं का पास पास होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बहुत ही प्रबल है, आप कह सकते हैं। परिनालिका के किसी सिरे को सामने से देखने पर यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा और यदि धारा की दिशा वामावर्त है तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। अब है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर प्रभाव। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले क्या जानते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तब तथा बीच वाली उंगली धारा I की दिशा को बताती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को ही हमारा बताएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। अब आपका अगला जो हेडिंग आता है वो क्या आता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। तो ये आपका क्या है? फिगर है। माना एक चालक तार की लंबाई L है। माना एक चालक तार की लंबाई क्या है? L है, जिसमें I धारा बह रही है। देखिए ये चालक तार है, इसकी लंबाई लेंथ क्या है? L है और इसमें धारा बह रही है, क्या बह रही है? I बह रही है। एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखा जाता है कि तार में धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है।
तो चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। यानी जो यहाँ पे हम लोग इसको जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रख रहे हैं और एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे दिखाते हैं, वेक्टर बी से दिखाते हैं। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, पहला तो निर्भर करेगा बल चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल आई, समीकरण 1। दूसरा, बल चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होती है, एफ प्रोपोर्शनल बी, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। और बल तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होती है, एफ प्रोपोर्शनल एन, समीकरण 3 बना लेंगे। चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाली कोण के जाके अनुक्रमानुपाती होती है, एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इस समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 को क्या करेंगे, संयुक्त कर देंगे, क्योंकि सभी में क्या है, एफ है, तो एफ एक तरफ हो जाएगा, बाकी आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा कर देंगे। तो ये हो गया ना एफ प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे जब हमारा अनुक्रमानुपाती हटता है तो के आपका एक नियतांक मिलता है, तो हो जाता है एफ इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा। और एसआई पद्धति में के का मात्रक क्या होता है आपका, सिर्फ 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे तो एफ बराबर क्या मिल जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से दिखाते हैं, तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग बी का मान निकाल लेंगे, तो आई एल साइन थीटा गुणा में किस में आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। तो बी बराबर एफ वन आई एल साइन थीटा हो जाएगा। अब एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, और इसका मात्रक टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, और एक गॉस में कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। अब है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित हो तो चालक पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, याद रखना, यदि कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित हो तो चालक पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 0 क्या है, निर्वात में वायु की चुंबकीयशीलता, और म्यू का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला जो आता है वो आपका आता है बायो सेवर्ट का नियम। ये बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो महान वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, महान वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। माना डेल्टा एल लंबाई का कोई चालक खंड है, माना डेल्टा एल लंबाई का क्या है, कोई चालक खंड है। आप देखिए डेल्टा एल लंबाई क्या है, कोई चालक खंड है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक खंड आर की दूरी पर बिंदु पी है, जो चालक खंड से थीटा कोण बनाता है। बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियमानुसार निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला किस पर करती है, यह चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। इक्वेशन फर्स्ट, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, बी प्रोपोर्शनल आई। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूरी आर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि बी प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा, सॉरी एंटी प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा, क्योंकि बी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब बिंदु पी और चालक के बीच बनने वाला कोण थीटा की जाके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। अब 1, 2, 3 को क्या करेंगे, संयुक्त कर देंगे, क्योंकि बी भी सम में है।
तो बी एक तरफ रहेगा, बाकी डेल्टा एल इंटू आई इंटू 1/r² इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए वही है बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² हो गया। और यही क्या है, बायो सीवर्ट का क्या है, नियम है। अब अगला आता है आपका विद्युत मोटर। अगला क्या आता है, विद्युत मोटर आता है। तो ये विद्युत मोटर क्या होता है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर जो होता है हमारा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगर विद्युत मोटर का सिद्धांत देखें तो किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या रहता है, घुमाता रहता है। अगर इसकी संरचना की बात करेंगे तो विद्युत मोटर के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं मुख्यतः। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर और तीसरा विभक्त वलय तथा ब्रुश होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्र चुंबक। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव एन नॉर्थ उत्तर व दक्षिण होते हैं। दूसरा होता है आर्मेचर। यह तांबे के तार की कई फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों नॉर्थ और साउथ के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या होता है हमारा, आर्मेचर। तीसरा आता है विभक्त वलय तथा ब्रुश। तो यह पीतल का एक बेलन होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं और कुंडली का एक सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को अलग अलग 2 कार्बन ब्रुश स्पर्श करते हैं और इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अब आती इसकी कार्यविधि के बारे में। तो कार्यविधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा पर एक बल नीचे की ओर तथा दूसरी भुजा पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उस दिशा में घूमती है। अगर देखिए उपयोग, तो उपयोग कहाँ होता है विद्युत मोटर का, तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा पीसने की चक्की इत्यादि के को चलाने में प्रयोग किया जाता है। अगला आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ से जुड़ी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अनंत लंबाई के ऋजुरेखी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला क्या है आपका टॉपिक, अगला जो टॉपिक है ये है कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के चारों ओर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला किस पे करती है, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है अर्थात बी प्रोपोर्शनल I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी प्रोपोर्शनल 1/r, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, संयुक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी प्रोपोर्शनल I/r, अर्थात बी इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे म्यू 0.2 पाई एक नियतांक मिलेगा और I अपान क्या हो जाएगा r, और म्यू 0.2 पाई एक नियतांक है जिसका मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला आता है चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ए है इसका क्षेत्रफल है, यह बी है चुंबकीय क्षेत्र है,
और कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B तथा क्षेत्र के लंबवत तल जिस पर क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की माप कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की माप को किससे दिखाते हैं? फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या होती है? अदिश राशि होती है। और फाई बी बराबर क्या होता है? बी ए। फाई बी बराबर बी ए cos थीटा जब हम लोग थीटा के पदों में लेंगे तो, और इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। अगला आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का नियम। ये फैराडे का नियम क्या है? महान वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। तो फैराडे का नियम क्या याद रखना? महान वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए जिसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। माना किसी क्षण परिपथ में बद्ध फ्लक्स क्या है? फाई 1 है, तो डेल्टा टी समय पश्चात यह बदलकर फाई 2 हो जाता है। अर्थात एल बराबर क्या हो जाएगा? -φ1 -φ2 अपान डेल्टा टी। और जब फाई 1 फाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाई लिख सकते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या है? किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं क्या होती उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं और यह नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है। अब आपका आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होती है? महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किसी परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहती है। याद रखना क्या हो जाएगा? महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने एक परिपथ में बहने वाली प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुली तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तब तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और यही क्या होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला आता है आपका विद्युत जनरित। ये विद्युत जनरित क्या होती है? यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरित्र एक हमारा ऐसा उपकरण होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित करेगी? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला आता है घरेलू विद्युत परिपथ। तो हमारे घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति के रूप में होती है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और आपूर्ति में 3 तार लगे होते हैं। पहला विद्युतमय तार जो कि लाल विद्युत रोधन युक्ति है, दूसरा उदासीन तार जो कि काला विद्युत रोधन युक्ति है, तीसरा भूसंपर्क तार जो कि हरा विद्युत रोधन युक्त होता है। तो हम लोग विद्युत जनरित्र के बारे में जान रहे थे, तो चलिए देखते हैं। पहले उसको हम लोग बाद में देखेंगे विद्युत जनरित्र, लेकिन इसमें कुछ आपका और टॉपिक है उसको देख लेंगे। पहला होता है भूसंपर्कन। तो यह एक ऐसा सुरक्षा उपाय है जो संधारित्र के धात्विक आवरण में कोई विद्युत धारा का क्षरण होने पर भी यह सुनिश्चित करता है कि उस संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लगे। यह इसी में लगा रहता है विद्युत जनरित्र में। दूसरा है फ्यूज। यह सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है जो विद्युत परिपथों के लघुपतन या अतिभारण के कारण हो सकने वाली हानि को रोकती है। अब आती है आपकी विद्युत जनरित्र का सिद्धांत। तो ये विद्युत जनरित्र का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनरित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगली है कार्यविधि।
जब कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। जब कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तो भुजा AB ऊपर उठ जाती है तथा दूसरी भुजा नीचे आ जाती है। इस स्थिति में प्रेरित धारा ब्रूस X से बाहर निकलती है तथा ब्रूस Y पर वापस आ जाती है। जैसे ही कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरती है तो पहली भुजा नीचे की ओर आने लगेगी तथा दूसरी ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब धारा ब्रूस Y से बाहर जाएगी तथा ब्रूस X पर वापस आ जाएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद वह परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है तथा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपका जो चैप्टर है यहाँ पे पूरा का पूरा समाप्त होता है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और यहाँ पे आपका फिजिक्स भी पूरा कंप्लीट होता है आज कक्षा 10वीं का, और हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करवा दिया हूँ, जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए। और ये आपको पूरा जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।